हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज का वीडियो और आज का टॉपिक यह आईएससी बोर्ड के छात्रों के लिए मैं बना रहा हूं। आज का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड है और मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड से 50 क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं आज 20 क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, फिर 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में और 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन मैंने चूज किया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। जो भी हमारे वीडियोज हों सीक्वेंस से आप उसको देखते रहिए और आप जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले होगा आप उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ऑप्शन भी नोट कर लीजिए और आप पहले खुद आंसर दीजिए और फिर जो मैं आंसर आपको बता रहा हूं उससे मैच कीजिए। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग आज पहला वीडियो देख रहे हैं आप हमारे इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना करें। एक रिक्वेस्ट मुझे आप लोगों से मिल रहा है कि जो आईएससी बोर्ड का सैंपल पेपर आया था मैंने उसका वॉल्यूम 1 पब्लिश किया था और वॉल्यूम 2 फिर बाद में मैंने पब्लिश किया है। तो जिन लोगों को वॉल्यूम 2 अभी तक ना मिला हो आप हमारे वीडियो जो भी अपलोड हुए उसमें आप सर्च करके देख लें, वॉल्यूम 2 भी अपलोड हो चुका है, वहां से आप उसको देखें। कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन का मैराथन दौड़। चैप्टर नंबर 1 थियरी ऑफ डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 1, increase in price of complementary goods lead to increase in price of complementary goods। पहले ये समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। जहां एक गुड्स की डिमांड करते हैं उसके साथ दूसरी गुड्स की भी डिमांड जुड़ी हो, जैसे कार एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, शूज एंड पॉलिश, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड टू, यदि एक गुड्स की प्राइस बढ़ी, कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से उसकी प्राइस बढ़ गई, मान लो शूज की प्राइस बढ़ गई, तो उसके कारण जो दूसरा उसका गुड्स है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि जूते की प्राइस बढ़ गई तो जूते की डिमांड तो कम होगी, लेकिन जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा उसकी प्राइस कांस्टेंट है। तो जब आप शूज बेटा नहीं लोगे, जूता नहीं खरीदोगे, तो क्या पॉलिश की डिमांड करोगे? नहीं करोगे, जबकि पॉलिश की प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड क्या हो जाएगा बेटा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा बेटा? डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड टू डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2,
चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड वाई, देन यानी कि गुड एक्स, दो गुड्स बेटा, एक है गुड एक्स और दूसरा है गुड वाई, तो प्राइस ऑफ गुड एक्स ये चेंज हो रहा और वाई, गुड वाई की डिमांड अफेक्ट हो रही है। तो भाई एक्स की प्राइस चेंज हो रही है तो इसके ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वाई भी इससे अफेक्टेड है, वाई की डिमांड अफेक्टेड है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों गुड्स है ये रिलेटेड है, एक की प्राइस के बढ़ने से या घटने से दूसरे गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है घटती है, वो भी इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, इसको कहते हैं रिलेटेड। तो रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स होते हैं, याद होगा आप लोगों को, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां पे क्या बेटा, गुड एक्स इज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड वाई, ये बिल्कुल सही है, और दूसरा है गुड एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ गुड वाई, यानी ये भी सही है। यानी कि अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड वाई, देन क्या हो जाएगा, वह इधर ए या तो ए हो जाएगा या तो बी हो जाएगा, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। अब समझ आ गया भाई, दोनों तो या तो ए होगा या तो बी होगा, यदि एक की प्राइस बढ़े तो एक सब्स्टिट्यूट होगा या हम कहें कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो करेक्ट आंसर था इधर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3, law of demand states that the dash relationship between price of its own commodity and its quantity demanded। dash relationship यहां पे क्या होगा, तो प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है बेटा, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल करेगा, एज ए रिजल्ट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा बेटा। ये देखो दोनों का एरो क्या है, एक का एरो नीचे है, एक का एरो ऊपर है, तो जब दोनों का एरो अपोजिट हो इसका मतलब ये निगेटिव हुआ। क्या हुआ बेटा, निगेटिव। तो क्या कहोगे यहाँ पे कि निगेटिव रिलेशनशिप, प्राइस भाई यहाँ पॉजिटिव तो होगा नहीं, एक का प्राइस बेटा घटेगा तो दूसरी की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगी, तो दोनों के बीच, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है, ध्यान देना, लॉ ऑफ डिमांड में किसके किसके बीच रिलेशन शो किया जाता है, प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब एक की प्राइस घटेगी तो दूसरे की बेटा डिमांड बढ़ेगी, और जब एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या होगी बेटा, घटेगी। अब समझ आ गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द नेगेटिव रिलेशनशिप, कहीं कहीं बेटा यहाँ लिखा रहता क्या, इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, सेट्रिस पेरिबस मींस, सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अनचेंज। तो यहां पे बेटा देखो डी है ऑल द अबव। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, अदर थिंग्स बीइंग अनचेंज। तो यानी कि इसमें तीन तो मिल ही गया, डी ऑप्शन का रहा ऑल द अबव, देन करेक्ट आंसर विल बी डी। एनी प्रॉब्लम? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सटेंशन इन डिमांड और एक्सपेंशन इन डिमांड, दोनों बेटा एक ही है, एक्सटेंशन इन डिमांड और एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू क्या, इसमें क्या होता है, एक डिमांड कर्व होता है बेटा। सपोज करो बेटा प्राइस है P0 और आप डिमांड लाइन पे है E0 पे, और ये होगा Q0। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो पोजीशन होगा डिमांड लाइन पे वह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। तो जब सेम डिमांड लाइन पे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आते हैं तो इसे कहते हैं एक्सटेंशन।
क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंशन। अब यहां पे एक्सटेंशन इन डिमांड। डिमांड लाइन पे क्या हुआ, आप अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर हुआ और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर हुआ। आप E0 से E1 पे आ रहे हैं कि E1 से E0 पे जा रहे हैं, बोलो तो क्या बोलोगे कि हम E0 से E1 पे आ रहे हैं। इसका मतलब डिमांड लाइन पे आपका जो मूवमेंट हो रहा है वह डाउनवर्ड हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। When we move on same demand curve from up to downward due to fall in its own price of the commodity, it is called extension in demand or expansion in demand. तो क्या होगा करेक्ट आंसर, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्लियर, कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम डिमांड रिलेशन इज। नॉर्मल गुड्स के लिए बेटा इनकम डिमांड रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बट यही कहता है कि फॉर नॉर्मल गुड्स प्राइस डिमांड रिलेशन वो क्या होता, तो निगेटिव होता। ये पूछा क्या यहाँ पे, इनकम डिमांड रिलेशन कह रहा, इनकम डैश डिमांड रिलेशन इज पॉजिटिव। और वही इंफीरियर गुड्स के लिए कहता, गिवन गुड्स के लिए कहता, तब क्या हो जाता, निगेटिव होता। ध्यान देना, जब नॉर्मल गुड्स के लिए प्राइस डिमांड रिलेशन की बात करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम डिमांड रिलेशन कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। वही नॉर्मल गुड्स को हटा दें, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स कहा जाए, उसके लिए इनकम डिमांड रिलेशन कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम डिमांड रिलेशन इज पॉजिटिव। क्लियर, कोई डाउट बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्लोप ऑफ मार्केट डिमांड कर्व इज। मार्केट डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, स्टीपर होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और फ्लैटर होता है। अब देखो बेटा, ये बेटा हमने लिखा DA, ये बेटा DB। यहाँ पे हमारे सामने दो डिमांड लाइन है, एक A का है एक B का है। अभी भी ये इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन जब इसको आप ऐड कर देते हो तो एक नया डिमांड लाइन बनेगा, वो इस तरीके का हो जाएगा। इसको कहते हैं डी मार्केट। तो जो मार्केट डिमांड लाइन बना वो सबसे दूर है, ओरिजिन से दूर है। ये क्या होता है, ये फ्लैटर होता है। क्या होता है, फ्लैटर होता है। और जो ओरिजिन के क्लोज होगा ये क्या होगा, स्टीपर होगा। अब यहां पूछा जाए कि कितना डिमांड कर्व है, तो क्या बोलोगे, 3 नहीं, केवल 2 डिमांड कर्व बेटा, एक है मार्केट डिमांड कर्व और एक है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो जो मार्केट डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होता है और जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है। तो स्लोप ऑफ मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। क्या होगा बेटा, फ्लैटर होगा। क्लियर, कोई डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 8, when a buyer demanded more at same price of the commodity। जब एक ही कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है उस गुड्स की, लेकिन सेम प्राइस पे ही उसने डिमांड क्या किया, ज्यादा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू अदर फैक्टर फेवरेबल चेंज हुआ, इसके चलते सेम प्राइस पे ही उसने डिमांड बढ़ा दिया, यानी कि इनकम इंक्रीज कर गया और गुड एक्स की प्राइस कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्राइस पे ही ड्यू टू इंक्रीज इन मनी इनकम कंज्यूमर डिमांडेड मोर ऑफ द कमोडिटी, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, कॉन्ट्रैक्शन तो बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब उस गुड्स की प्राइस वेरिएबल होती तब हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करते थे। दोनों यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी अब हमारा आंसर बी और डी के बीच में होना चाहिए। तो डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि यहां कह रहा है सेम प्राइस, मोर एट सेम प्राइस, मोर, जब मोर की बात कर दिया तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा। क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर?
जब ये कहा कि व्हेन अ बायर डिमांडेड मोर एट सेम प्राइस, प्राइस वही है, ये डिमांड लाइन बेटा, और प्राइस आपका P0, तो इसी प्राइस पे आपने ज्यादा डिमांड कर दिया। ये देखो ये वाला, पहले थे आप E0 पे, अब हो गया बेटा E1 पे, Q0 और ये हो गया Q1। तो यहाँ पे जो Q0 Q1 पे हम आए, यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज किया, लेकिन डिमांड के पहले क्वांटिटी वर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जब उस गुड्स की खुद की प्राइस कांस्टेंट हो और ड्यू टू अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होने के कारण डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट करता है, उसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ क्या बेटा, इंक्रीज इन डिमांड। और जब अदर फैक्टर कांस्टेंट होता और उस गुड्स की खुद की प्राइस वेरिएबल होती, तो वहां पे कहते बेटा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात कही जाती है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन अ बायर डिमांडेड मोर एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल समेशन, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया है। हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड कर्व, ये बेटा डी ए, ये है डी बी, और ये हो गया बेटा आपका डी ए प्लस बी, यानी मार्केट। जब आप इसको ऐड कर दो तो मार्केट हो जाएगा। दिस पार्ट और प्लस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। जब आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टली आपने ए के साथ बी को भी ऐड कर दिया, तो बन गया आपका जो रिजल्टेंट डिमांड कर्व होगा वो मार्केट डिमांड कर्व होगा। क्या होगा, मार्केट डिमांड कर्व। तो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। और इसी को दूसरे तरीके से शेड्यूल के फॉर्म में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। आप बेटा दोनों याद रखना कि जब डिमांड कर्व की बात होगी तब भी हॉरिजॉन्टल होगा, समेशन होगा, और जब डिमांड कर्व की बात होगी तभी भी हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। ठीक ना, एक में शेड्यूल होगा, एक में कर्व होगा। क्लियर? करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल समेशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 10, इफ rise in price of good X, demand of good Y rises, the two goods are, सपोज करो बेटा एक टी है और एक कॉफी है। प्राइस ऑफ टी मान लो कल था ₹5 पर यूनिट, और कॉफी की प्राइस थी बेटा ₹6 पर यूनिट। जब टी के प्राइस ₹5 पर कप था तो 60 कप डिमांड हुआ टी का, और कॉफी का हुआ 40 कप। लेकिन आज क्या हुआ कि टी के प्राइस ₹50 हो गया पर कप, और कॉफी की प्राइस कांस्टेंट है ₹6 पर कप ही है। तो जब बायर कल ₹5 पे कर रहा था तो उसके दिमाग में था कॉफी ₹6 का है, ₹1 का डिफरेंस था, इसलिए उन्होंने टी को चूज किया। लेकिन आज वही बायर जब दुकान पे जाता है और देखता है कि चाय की प्राइस इंक्रीज कर गया 50 पैसे, तो सोचता है कि जब 50 पैसे हम चाय के लिए दे ही रहे हैं तो क्यों ना 50 पैसे हम और बढ़ा देंगे तो मुझे चाय मिल जाएगा। तो ये बात क्या सभी 60 कप टी लेने वाले सोचेंगे, उसमें से भी कुछ सोचेंगे, इसमें से भी कुछ सोचेंगे? तो जो लोगों ने सोचा वो चले गए कहां पे, कॉफी पे, यानी कॉफी की डिमांड कितने उठा, 60 कप। तो जो कॉफी की डिमांड बेटा 60 कप हुआ है वो किसके चलते हुआ है, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, 20 कप ना, 40 कप से 60 कप हुआ। तो जो 20 कप इंक्रीज किया बेटा कॉफी की डिमांड, ये कौन लोग हैं, ये वे हैं जो कल चाय पी रहे थे। जब 20 लोग चले गए इधर तो चाय की डिमांड कितने उठा, ये 40 कप हो गया। ये बात समझ में आया कि प्राइस ऑफ टी इंक्रीज किया, एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या बेटा, ये घटेगा। ये तो बात समझ में आई। बट प्राइस ऑफ कॉफी रिमेन कांस्टेंट, बट
डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, ये क्या बेटा, ये इंक्रीज करेगा। एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे के डिमांड पे बेटा क्या फर्क पड़ा, पॉजिटिव पड़ा ना। ये गुड्स कैसे, टी और कॉफी कैसे रिलेशन बेटा, देखो यहाँ पे भी राइज है और यहाँ पे भी राइज है, दोनों राइज है, एक में प्राइस राइज किया, एक में डिमांड राइज किया, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ये क्या होता है बेटा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। अब बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स इसमें कह दिया है, कॉम्पिटेंट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही नहीं, अनरिलेटेड, रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, नहीं बेटा। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम लोग कॉम्पिटेंट गुड्स के नाम से भी जानते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम भी होता है कॉम्पिटेंट गुड्स होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। आप खुश होकर के नन ऑफ दिस मत चूज करना। सब्स्टिट्यूट गुड्स आल्सो नोन एज कॉम्पिटेंट गुड्स, ठीक है। तो टू गुड्स आर कॉम्पिटेंट गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जब सब्स्टिट्यूट नहीं है वो कॉम्पिटेंट है, क्योंकि कॉम्पिटेंट ही इसका दूसरा नाम होता है। क्लियर, नन ऑफ दिस भूल कर भी मत लगाना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद, एक्सटेंशन की बात कर रहा बेटा। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब उस गुड्स की खुद की प्राइस क्या हो जाए, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल करे और अदर फैक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में डिमांड लाइन पे हम कहां जाते हैं, ए से हम बी पे आते हैं, ए से बी पे आते हैं। ये क्या होता है बेटा, एक्सटेंशन होता है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस एक्स पे क्यू से हम क्यू डैश पे गए, इसे कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या हुआ, ए से हम बी पे आए, ए से बी पे यदि आते तो ये कब ऐसा होता है, जब उस गुड्स की खुद की प्राइस क्या होती है बेटा, घटती है। तो क्या होता है बेटा, इसमें देखो राइज इन प्राइस, ये तो होगा ही नहीं। फॉल इन प्राइस, हाँ फॉल इन प्राइस होगा, बट यहां लिखा बेटा फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि ये जो लिखा बेटा फॉल, ये गलत है। सी राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस तो होगा ही नहीं। फॉल इन प्राइस बिल्कुल सही है, एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांड ये भी सही है। करेक्ट आंसर क्या बेटा, 11 का डी। क्या होगा बेटा, 11 का डी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद फॉल इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा। Which one is not region of operation of law of demand? लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट करने के इसमें से कौन सा एक कारण नहीं है, या ध्यान से पढ़ना बेटा, वन इज नॉट, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है एक कारण, ये इस एक कारण के चलते डिमांड का स्लोप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नहीं होता है। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, एरर ऑफ न्यू कंज्यूमर होता है, इनकम इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, वेरियस यूजेज होता है, लेकिन मनी इनकम नहीं होता बेटा। रियल इनकम यहां लिखा रहता तो होता है, लेकिन मनी इनकम नहीं। मनी इनकम बेटा यहां लिखा ना, यहां रियल इनकम। मनी इनकम का मतलब क्या होता कि इनकम कल 100 रुपये होता, आज 200 रुपये हो गया। लेकिन रियल इनकम का मतलब होता है उस गुड्स के खुद के प्राइस के चेंज होने से जो परचेजिंग पावर बढ़ती घटती है, उसको हम लोग कहते हैं इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या है, मनी इनकम का है, मनी इनकम नहीं होता मतलब कि रियल इनकम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग समझ जाएंगे मनी इनकम ही क्या है, रियल नहीं। मनी इनकम अलग होता है और रियल इनकम अलग होता है। क्लियर। मनी इनकम का मतलब कि कल हम वर्क किए और 100 रुपीज अर्न किए, आज वही काम करने के लिए हम गए और हमारे मालिक ने हमें 200 रुपये दिए, तो कहा जाएगा मेरी मनी इनकम बढ़ गई। और रियल इनकम का मतलब कि कल हम 100 रुपीज ही अर्न किए और आज भी 100 रुपीज अर्न किए, लेकिन कल जो गुड्स हमने एक्स गुड परचेज किया था ₹10 पर केजी के रेट से, आज वह क्या हो गया 8 रुपीज पर केजी हो गया। तो आज उतने ही पैसे में हम डिमांड ज्यादा कर देंगे ड्यू टू
fall in its own price of the commodity, consumers buying capacity increases. तो इस पर आंसर क्या हो जाएगा? ये एक कारण नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने के। क्लियर? ध्यान से समझना बेटा। विद अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी पीएक्स बेटा फॉल कर रहा, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस as it become relatively cheaper in comparison of other commodities। क्यों एक की प्राइस घटी दूसरे की बेटा यहाँ पे वो क्या चीपर है, यहाँ लिख रहा है ना, डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस एज इट बिकम रिलेटिवली चीपर, जो दोनों में सस्ता होगा उसकी डिमांड बढ़ गई। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इट इज कॉल्ड substitution effect. With the fall in price of commodity, demand of the commodity increases as it becomes relatively cheaper, जो दोनों में सस्ता होगा उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कब ऐसा होगा? जब गुड्स कैसा हो, वह एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो। करेक्ट आंसर इज सी। एनी प्रॉब्लम बेटा? क्वेश्चन नंबर 14, द डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट कैन बी कॉज्ड बाय क्या? डिमांड कर्व बेटा शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? उस गुड्स की खुद की प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। ओके, लेकिन यहां पे बेटा कांस्टेंट तो कहीं दिया ही नहीं। सपोज करो कि कोई प्राइस है बेटा गुड एक्स का, ठीक, और एक्स की प्राइस कांस्टेंट है। तो यहां पे यदि हम बी पे गए तो इसका मतलब कोई दूसरा होगा, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट किया सेम प्राइस पे। यदि डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? एक की प्राइस कांस्टेंट, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो दोनों में कैसा संबंध होगा? गुड्स सब्स्टिट्यूट होगा कि कंप्लीमेंट्री होगा? नहीं समझे? ये बेटा मान लो ये कोई डिमांड लाइन है गुड एक्स ए के लिए, यहाँ पे हो रहा प्राइस, तो प्राइस ए कांस्टेंट है और ये है, लेकिन ये हुआ डिमांड लाइन बेटा डी ए बढ़ गया, ये डी बी, ये डी ए ही है लेकिन ये राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। ये कब ऐसा होगा? जब डिमांड लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करता सेम प्राइस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे गुड्स की प्राइस क्या हुई है? एक का प्राइस टी और कॉफी का हमने दिया था, तो कॉफी की प्राइस कांस्टेंट थी ना 6 रुपए, लेकिन टी की प्राइस क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? उस गुड्स के प्राइस का तो होगा ही नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। जब दूसरे गुड्स का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे टी की प्राइस 5 रुपए से 5 रुपए 50 पैसे हुआ था, तभी तो बायर टी को छोड़कर बेटा कॉफी पे गया था ना। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा उसकी प्राइस क्या होगा बेटा? वो राइज कर जाए। इसलिए प्राइस ऑफ कॉफी जो है कांस्टेंट होने के बाद भी डिमांड लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक, कोई दिक्कत? फॉर गिवन गुड्स स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड कर्व का स्लोप बेटा नेगेटिव होता है और गिवन गुड्स के लिए डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है। नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है और गिवन गुड्स के लिए डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है। इसको आप याद कर लीजिए। पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसे बना बेटा ना, D0 D0, ये पॉजिटिव स्लोप होता है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, तो इसको नेगेटिव स्लोप कहते हैं, इसको पॉजिटिव। बात हो रही है गिवन गुड्स की, तो गिवन गुड्स में लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, प्राइस के घटने से डिमांड घटता है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन डी डिपेंड्स ऑन, इसका मतलब हुआ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ
इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या केवल पी लिखा है इसका मतलब उसी की प्राइस हुई। तो डी इज इक्वल टू एफ पी, मतलब डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि डिमांड डिपेंड करता है उस गुड्स के प्राइस से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड फंक्शन, तो इसमें डी एफ पी। प्राइस बेटा जो इज इक्वल टू के पहले होता है ये डिपेंडेंट होता है, जो इज इक्वल टू के बाद है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि डिमांड जो है वह इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है किससे, उस गुड्स के खुद के प्राइस से। ये डिमांड फंक्शन हुआ। क्लियर, इसको आप ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। प्राइस बेटा 10 रुपीज था, तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड 15, प्राइस घट गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया। तो यानी उस गुड्स की खुद की प्राइस घट रही है, इसलिए उसकी खुद की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर गई। इसको क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड नहीं, डिक्रीज इन डिमांड नहीं। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिया होता तो हो जाता, क्योंकि जब खुद की गुड्स की प्राइस की चेंज हो, घटे बढ़े, तो डिमांड में जो भी असर पड़ेगा, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो डिमांड के पहले क्वांटिटी वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड लिखा है, डिक्रीज इन डिमांड, ये ना 1 होगा ना 2 होगा, यानी ना ए भी होगा ना बी होगा। सी क्या कहता है, एक्सटेंशन। यस, एक्सटेंशन होगा, क्योंकि जब प्राइस उस गुड्स का खुद का घटता है तो डिमांड लाइन पे बेटा क्या होते हैं, ए से बी पे आते हैं, और एक्सिस एक्स पे क्यू से क्यू डैश से आते हैं। इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और ए से बी पे आते तो इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। डिमांड लाइन पे ऊपर से नीचे आते हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, मूवमेंट फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। और ये कैसे होता है, जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं उसी गुड्स की खुद की प्राइस घटती है, तब हम डिमांड लाइन पे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होते हैं, एक्सिस एक्स पे लेफ्ट टू राइट होते हैं, जिसे कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर इज एक्सटेंशन इन डिमांड होगा, कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, एन इंक्रीज इन रियल इनकम। देखो आगे बेटा, पिछले क्वेश्चन मैंने इस पे जिक्र किया था, एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंड्यूसेस हिम टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी व्हिच प्राइस हैज फॉलन, इट्स इज कॉल्ड क्या, इनकम इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैंने पिछले क्वेश्चन पे इसको एक्सप्लेन किया था। एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंड्यूसेस हिम टू buy more of a commodity whose price has fallen, it is called substitution effect। जो दोनों में चीपर होगा बायर उसको प्रिफर करेगा, यानी कि वह तभी होगा जब वहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, और इस घटना को, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा एक करेक्ट है बेटा, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट माइनस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट नहीं। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है बेटा, यानी करेक्ट आंसर क्या है, सी। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट इनटू नहीं होता बेटा, या प्लस होता है। चार ऑप्शन दिए ए बी सी डी, चारों में देखो तो क्या है यहाँ पे, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट भी कहे तो बात एक ही हुआ। जैसे 2+4 का हो या 4+2 का हो, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। तो क्या हो जाएगा, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट होता है, ठीक ना। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 20, विच वन इज नॉट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें से कौन सा एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है। इग्नोरेंस एक्सेप्शन होता है बेटा। इग्नोरेंस का मतलब कि किसी गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो क्वालिटी में अच्छा होगा, बायर उसको ज्यादा पसंद करेगा। गुड्स की प्राइस फॉल कर रही है, बायर सोचेगा उसकी कीमत कम है, घट रही है, तो वह गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसकी डिमांड कम कर देगा। उसको कहते हैं इग्नोरेंस। क्या कहते हैं, इग्नोरेंस। प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, बेटा ओन कमोडिटी लिखा है, जब ओन कमोडिटी होता है तो लॉ ऑफ डिमांड तो वर्क करता है ना। तो ये कह रहा कि विच वन इज नॉट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है बेटा, ये क्या है, ये लॉ है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, सही है।
एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, फ्यूचर में किसी गुड्स के प्राइस के चेंज होने की संभावना है एट एग्जिस्टिंग प्राइस, उस गुड्स की डिमांड क्या होती है बेटा, घट जाती है, बढ़ जाती है। जबकि प्राइस क्या है, अभी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में प्राइस के घटने या बढ़ने की संभावना है, इसलिए सेम प्राइस पे ही डिमांड बढ़ जाता है, घट जाता है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड का की पॉइंट है कि जिस गुड्स की प्राइस की बात, डिमांड की बात कर रहे हैं, उसकी खुद की प्राइस यदि घटती है, बढ़ती है, तो उस गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड भी घटती बढ़ती है इन अपोजिट डायरेक्शन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? कोई दिक्कत? आज मैंने आप लोगों को बेटा 20 क्वेश्चन का रिवीजन कराया। अगला जो वीडियो होगा फिर 21 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा बेटा वो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा, ताकि आपका ये सीक्वेंस गलत ना हो, आपको बिल्कुल रहे कि हमने कितने क्वेश्चन अभी तक कर लिए। तो आप लोग इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। जहां कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन पे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लिंक में आपको मिलेगा टेलीग्राम का आईडी, उस पर आप जुड़ जाइए। वहां पे भी आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। जब आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े, एक बार जरूर बता दें कि आप किस बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, ताकि हम आपसे कन्वर्सेशन करें, तो उसको भी ध्यान में रखें। फिर मैं आप लोग को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब न किया हो और आप पहली बार जुड़े हों, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब अगला वीडियो मैं यहां से अपलोड करूं तो आपको तुरंत मालूम हो जाए। आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए ताकि वो भी जुड़ें, दोनों लोग वीडियो देखें, दोनों लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जहां भी कंफ्यूजन हो आप डिस्कस करें, और कोई डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम आपसे बहुत ही जल्दी सेकेंड इसका वॉल्यूम लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक मैं आपसे फिर मिलता हूं। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।